वक्त की बात कर रहे थे हम ब्रेक पर जाने से पहले। एक ऐसा मामला है कोरोना का मामला जिस पर वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि अब आगे हमें किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से महफूज बनाना है। कुछ आदाद शुमार शामिल करें तो पाकिस्तान में आज अब तक कोरोना वायरस मुतासरा केसेस की तादाद 12,227 तक पहुँच चुकी है। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर डॉक्टर शहजाद फैसल के मुताबिक जो ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं, जबकि लाहौर में कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों में तैनात पुलिस एहलकार समेत एयरपोर्ट पर तैनात 17 ASF के एहलकार भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मैक्रो इकोनॉमिक नुकसानात के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट पेश की है, जिसमें अंदाज़ा लगाया गया है कि GDP की शरह नमू 1.3% हो जाएगी। मजीद 10% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे चली जाएगी और कोरोना के बाद 30 लाख अफराद मुलाजमतों से महरूम हो जाएंगे। कोरोना के बायस दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारा सवाल कुछ यूँ है कि मुतवक्के हालात से नबुर्द आजमा होने के लिए हुकूमत को किन इकदामात की ज़रूरत पड़ेगी। ओपन ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। मज़हर अब्बास साहब, आपने एक आज तफसीली रिपोर्ट बल्कि अपना ओपिनियन भी जाहिर किया है। मैं चाहूँगी आप हमारे देखने वालों को तफसीलन बताएं कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त दो नैरेटिव जो हैं वो तकरीबन क्लैश कर रहे हैं। एक वो जो सिंध गवर्नमेंट पेश करती है कि जी हमें पहले सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए और ये उनका नैरेटिव शुरू से है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, यानी कर्फ्यू नहीं लगा, कर्फ्यू वाली सिचुएशंस भी नहीं बनी। कर्फ्यू भी हमने देखा है, सख्त तरीन कर्फ्यू भी देखा है और अनडिक्लेयर्ड लॉकडाउन भी देखे हैं इस शहर में। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का यही है कि अगर आप शुरू से लॉकडाउन कर देते तो शायद आज सिचुएशन ऐसी नहीं होती। हालांकि उसके दो बहुत बड़े रीज़न्स रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट का भी कंसर्न जो है वो है अपनी जगह, और उनका जो बयानिया है वो ये कि ठीक है, बिल्कुल हम लॉकडाउन की तरफ भी जाएँ, सख्ती भी करें, लेकिन हम अगर बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो बेरोज़गारी में इजाफा हो जाएगा, लोगों को रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो वो भी कंसर्न अपनी जगह है। तो कहीं बीच का रास्ता हमें तलाश करना पड़ेगा। देखिए, जो सेहत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आदमी सेहतमंद होगा तो वो रोज़गार फिर तलाश कर लेगा, लेकिन अगर वो सेहतमंद ही नहीं होगा तो वो रोज़गार कैसे करेगा। प्रॉब्लम दोनों जगह, वफाकी हुकूमत भी जिसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रही और सूबाई हुकूमतें भी नहीं हो पा रही। वही कि अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो फिर वो लोग जहाँ जो दुकानें बंद कर रहे हैं उन तक या दूसरे लोगों तक राशन कैसे पहुंचाएं, ये बड़ा इसको अगर स्ट्रीमलाइन कर दें तो मेरा ख्याल ये प्रॉब्लम ठीक है। महमल, ये प्रॉब्लम अपनी जगह, लेकिन एक और कंसर्न भी है कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या चाहे वो लोग हों जो ड्यूटीज़ दे रहे हैं, पुलिस अफसरान, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, वो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं इस वायरस से। तो क्या किया जाए हुकूमत की तरफ से ऐसा, या कैसे इंश्योर किया जाए कि उन तक हिफाजती किट्स या इस तरह के हो रहे हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहें? देखिए अलीना, मैं तो इसमें सिंपल सी बात कहूंगी कि आई थिंक जो हमने शुरू में लॉकडाउन किया था, जो हमने 23 मार्च को हुआ था उधर सिंध में और 24 मार्च को बाकी पूरे मुल्क में हो गया था, वो जो 2 हफ्तों के लिए पहले लगाया था और लोगों ने बड़ा सख्ती से उसको फॉलो भी किया था। कर्फ्यू की जरूरत नहीं पड़ी थी, लोग फॉलो कर रहे थे, क्योंकि आप देखिए कि दुकानें बंद थी सिवाय ये ग्रोसरी शॉप्स के और जो है फार्मेसीज के। और ग्रोसरी शॉप भी 5 बजे के बाद वो नहीं खुलती थी, या सब्जी वाली दुकानें इस तरह की। तो ये अगर वो एक दफा दोबारा कर ले, और मस्जिदें भी आपको पता है कि फिर उसके ऊपर भी फैसला हो गया था कि सिर्फ 3 से 5 लोग ही रहेंगे, जो कि अब सिंध ने तो कर दिया है, लेकिन बाकी अभी सूबों में या फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं अभी तक किया। तो मेरे तो ख्याल में हमें उस पे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आपने डॉक्टर्स की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने भी कहा कि उस वक्त कंटेन हुई और जैसे ही 14 के बाद ये इन्होंने अनाउंस किया तो 16 से 21 अप्रैल में 40% केसेस बढ़े। मैं वैसे कहूंगी कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत कंफ्यूजिंग है। एक शेर पढ़ना चाहूंगी, एक मिनट 30 सेकेंड के, जीत से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं जान से जाते भी नहीं। कंफ्यूज्ड मिक्स सिग्नल्स हैं इनकी तरफ से। ये बेनज़ीर की तरफ लेके चलते हैं सवाल महमल, ये बेनज़ीर की तरफ लेके जाते हैं। बेनज़ीर, जो महमल कह रही है वो अपनी जगह, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अगर लोगों के कारोबार नहीं होंगे तो वो मुस्तहिकीन की मदद कैसे करेंगे। लोगों को शिकवा यही है कि वो बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हैं, वो अगर मदद करना भी चाहते हैं वो कर नहीं सकते। इकॉनमी जब तक साथ साथ नहीं चलेगी, लॉन्ग टर्म में बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन अभी अलीना, हमें शॉर्ट टर्म की बात करनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, जाने बचाना चाहिए लोगों की।
देखिए, मेरे तो ख्याल से हुकूमत को वही करना चाहिए जो हमारे मुल्क के डॉक्टर्स रो के हाथ बांध के हुकूमत से कह रहे हैं कि आप एक सख्त लॉकडाउन करें। मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने पूरे मुल्क से डेटा कलेक्ट किया था कि कितने डॉक्टर हैं, कितनी नर्सेज हैं जो इस वायरस का शिकार थे। तब नंबर था, टोटल था 111। आज वो नंबर है 250। मतलब 250 नर्सेज डॉक्टर्स जो हैं उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि कितनी तेजी से ये वायरस, हमारा जो तिब्बी अमला है इस मुल्क का, उसमें कितनी तेजी से फैल रहा है। मतलब इल्जाम लग रहा है डॉक्टरों पे कि वो सियासत करें। मुझे बताएं जरा, अपनी जान खतरे में डाल के दूसरों की जान बचाना ये कौन सी सियासत है? तो हम डॉक्टरों पे ये कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? वो भी तो जंग लड़ रहे हैं हमारे लिए। ठीक है न्याजी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह बेनज़ीर ने अभी एक पॉइंट भी उठाया है, लेकिन बात ये भी है कि अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे राशन, अगर हमारे पास रिसोर्स ही नहीं होगी कि हम अपने गरीब तबके तक, मुस्तहकीन तक पहुंचाएं, जनरेट नहीं होगा रिसोर्स, तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। शायद इन्हीं खदशात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ममालिक जिनमें दुबई भी शामिल है, उन्होंने कुछ स्मार्ट लॉकडाउन कहें आप या फिर थोड़ी नरमी कहें लॉकडाउन में, उन्होंने भी करना शुरू किया। देखिए जी, इन ममालिक में तो मैं तो कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इनका लॉकडाउन कभी भी उस तरीके से नहीं था जो हमारे यहाँ पे उसको ट्रांसलेट किया गया है। मैं बार बार ड्रम बीटिंग करता हूँ कि हर मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली थी, लेकिन असल में आपका क्राइसिस थोड़ा फर्क है। पाकिस्तान जो है वो इतने शदीद मुआशी बहरान में घिरा था जब ये कोरोना वायरस आई है, तो उसके बाद जिसको कहना चाहिए कि एक तबाही के दहाने पर हम पहुंच गए। और ये मैं नहीं कह रहा, WHO कह रही है, जिन्होंने 7-8 मुल्कों को शॉर्ट लिस्ट किया है, उनको ये खतरा है कि इन मुल्कों को कायम रखने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ये मुसीबत में जाने बन रहा है, हर एक को पता है। हुकूमत के जो है नजायज मानने नपायर अफसर ना कहीं उसे पता है कि रुकना कैसे है, चलना कैसे है। असल मसला ये है कि हुकूमत क्लूलेस है। वैसे तो अगर दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी हुकूमतें क्लूलेस है, लेकिन पाकिस्तान का हाल है। अब वो यही सोच, उनके सामने से मैं 2 बातें आखिर में करता हूँ। एक उनके पेश नजर ये है कि किसी तरीके से जो गन 2 साल में इन्होंने खिला रहा है, किसी तरीके कोरोना के कालीन के नीचे वो दफन हो जाए। और दूसरा ये है कि अगर कुछ होता है तो कोरोना के जिम्मे डाल के भी जान छुड़ा ली जाए। तो इस सूरत में तो हो तो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के क्या मुश्किल होगा। मैं तो मुझे तो बहुत फिक्र है कोरोना के साथ वाले हालात की, बेरोजगारी भी, भूख भी, नंग भी, अफलात भी। ठीक है न्याजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। न्याजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। और अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये सवाल है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी बहुत जज्बात मजरूह हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी भी हो। तो वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कोरोना वायरस को ख़वातीन और तालीमी इदारों से जोड़ने पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी एक बयान में शीरी मज़ारी ने कहा है कि ये बात बहुत ही मज़हिका खेज़ है कि शॉर्ट स्लीव्स पहनने वालों को या गुमराह कुन तालीमी इदारों के सबब कोरोना फैलता है। ऐसी बातें जहालत और औरत से नफरत वाली जहनीत की अक्कास हैं और ये नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मज़हिका खेज़ इल्ज़ामात से ख़वातीन को निशाना बनाना कबूल नहीं करेंगे। हमने आईन पाकिस्तान के तहत अपने हुकूक के लिए सख्त जिद्दोजहद की है। इस मामले पर हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक का बयान दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। महमद, सबसे पहले आप बताइएगा, यकीनन जब ये अल्फाज इस्तेमाल हुए तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट था जिसकी दिलाजारी हुई, उनके जज्बात मजरूह हुए। एक सेगमेंट है जो इसकी हिमायत भी कर रहा है। जी अलीना, मैं तो इसके अंदर हाँ का ही ऑप्शन लूंगी और मेरे ख्याल में शीरी मज़ारी साहबा ने बिल्कुल ठीक बात की है। बल्कि मलिका बुखारी साहबा ने भी ये ट्वीट की थी कि कभी भी किसी एक वबा के फैलने को औरत की पायटी या ये कि औरत से आप रिलेट मत करें, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो औरतों के खिलाफ जुर्म होते हैं, यानी कि आप रेप देख लें, आप गैंग रेप देखें, आप ऑनर किलिंग देखें जो आप गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, आप एसिड अटैक्स देखें, आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखें, आप और इस तरह के केसेस ले आए, बेतहाशा सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, सब के सब जो औरतों के खिलाफ क्राइम्स होते हैं, जब आप उसको बेहयाई और औरत की बेहयाई या ये कि औरत के कपड़े छोटे हो गए या औरत ने नाच लिया, जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो उसके बाद औरतों के खिलाफ ना सिर्फ ये कि वो क्राइम बढ़ेंगे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि वैसे तो मौलाना साहब ने मीडिया से तो अपोलोजाइज कर लिया, उन्होंने माफी मांग ली जो उन्होंने मीडिया के बारे में बात की थी। औरतों से क्यों नहीं उन्होंने माफी मांगी? क्योंकि औरतें क्या एक इजी टारगेट है, औरतों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। ये वही मुल्क है जिसमें फातिमा जिन्ना थी, ये वही मुल्क है जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो थी। ठीक है हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं? महमल ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। कह रही हैं कि जब इस वक्त में इस तरह की बात होती है तो औरतों के खिलाफ शायद जराइम भी बढ़ेंगे, औरतों के खिलाफ तशद्दुद भी बढ़ सकता है।
महमल मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट नहीं उठाया, भाई एब्सर्ड पॉइंट लिया। अच्छा, इनफैक्ट मेरे नजदीक जब ये ऐसी बातें करते हैं तो बुनियादी तौर पे ये एक खास एंगलिंग तो कर लेते हैं, उसका कुछ फायदा भी होता होगा, लेकिन जो असल मसला उससे हम हट जाते हैं। देखिए, मैं तारिक जमील साहब जो है, एक लफ्ज होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि एक सेंस ये है कि आदमी ये समझता है कि मुझे जो इतना मैं मर जाए खलायक हूँ, जो लोग इतने मेरे पास टूटे गिरे, तो मैं क्रिस्मेटिक हूँ, ये अल्लाह ताला मुझे कोई बड़ा काम ले सकता है। अगर ये तो कोई मौलाना मौदूदी के लेवल का बंदा हो, इमाम खुमैनी के लेवल का बंदा हो, तो वो इसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन जो मेरी तरह के इमरान खान साहब की तरह मैं तो अपने बेसिक है, या मौलाना तारिक जमील साहब ये समझते हैं हमने सब काम करना है। मेरा ख्याल है हमने उनके एक ही चीज को किया है, और मैं उनकी हर बात की नफी करता हूँ। मेरा ख्याल है कि वो एक रॉ में बैठ गए। He got carried away, उनके शान ये बातें ठीक है, he got carried away। आपके किसी तबके की उनको तस्दीक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बेनज़ीर के पास लेके चलते हैं न्याजी साहब ये पॉइंट। बेनज़ीर, आपको क्या लगता है जिस दिन ये अल्फाज इस्तेमाल हुए और जिस वक्त ये दुआ मांगी जा रही थी, वज़ीर आज़म साहब भी उसी तकरीब में मौजूद थे, साथ उठाए हुए थे उन्होंने हाथ, बड़ी बात करते हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट की और ख़वातीन को उनके हुकूक दिलाने की, तो क्या उस वक्त उनको थोड़ा सा स्टेप अप करना चाहिए था? देखिए, मैं एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले एक साहिल की रिपोर्ट आई थी पिछले साल के बारे में। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि पिछले साल पाकिस्तान में 115 बच्चियां का गैंग रेप हुआ था, 207 बच्चियों को रेप किया गया था, लेकिन उससे शायद मुल्क में अजाब नहीं आता। यहाँ पे इस मुल्क में गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उससे भी शायद मुल्क में अजाब नहीं आता। एक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, उसने चाय सही नहीं बनाई पाकिस्तान में, उसकी वजह से भी शायद मुल्क में अजाब नहीं आता। एक औरत ने क्या कपड़े कैसे अपनी मर्जी से जो पहनना है, अगर वो कपड़े पहन ले तो उससे मुल्क में अजाब आ जाता है। लेकिन जब आपने बात की, ये बहुत जरूरी है, ये एक बड़ा डेंजरस मैसेज है। मौलाना जो तारिक जमील साहब हैं, वो जब बैठे हुए थे और जहाँ पे ये बात कर रहे थे, वहाँ पे वज़ीर आज़म भी थे, वहाँ पे काबीना भी थी, वहाँ पे आपके सीनियर एंकर्स भी थे। तो आप किस किस्म का मैसेज भेज रहे हैं इस मुल्क की 50% आबादी के बारे में? आप किस किस्म का मैसेज भेज रहे हैं? बेनज़ीर, जो मैसेज की बात है ना, मज़हर अब्बास साहब, हमारी अनफॉर्चुनेटली अभी भी आवाम की एक बड़ी अक्सरियत है जो ये समझती है कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहिए। ये चॉइस उनका अपना हक है, लेकिन हम जहाँ ख़वातीन को तालीम दिलाने की बात करते हैं, वहाँ तालीमी इदारों से मंसूब इस तरह के बयान, ख़वातीन से मंसूब इस तरह के बयान आना, क्या ये उस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा और ये उस चीज़ को उस पर गलत इंप्रेशन नहीं जाएगा, गलत पैगाम नहीं जाएगा लोगों को कि अपनी ख़वातीन को शायद आप पढ़ाएं ना, यूनिवर्सिटीज़ ना भेजें? देखिए, पहले तो मुझे ज़रा 10 सेकंड दें। मैं कल हमारा रोहित रियाल कमेटी का जो सवाल था उसमें हमारे दोस्त फवाद चौधरी ने बाद में तस्दीक की और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझसे ये बात हो गई थी कि शायद वफाकी काबीना में ये बात नहीं गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 साल से वफाकी काबीना के पास पड़ी हुई है, फिर वफाकी काबीना ने उसको मजहबी उमूर के सुपुर्द कर दिया, लेकिन ये भी बात है कि पिछले 1 साल से उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल ने भी बहस हुई है, बात हुई है, सब कुछ हुई है। तो उन्होंने कहा ये बात ज़रूर है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उस पर फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ। अब उसमें कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं। दूसरी, मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कभी भी ऑब्सनिटी को प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं किया जाता, उसको हमेशा से औरत के साथ जोड़ दिया जाता है। और ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि एक बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई थी पैमरा में कि जिसमें समिया राहिल काजी साहिबा भी थी और भी दीगर अफराद भी थे कि भाई आप डिफ़ाइन तो करें ऑब्सनिटी को। आप पहले इसलिए कि आपके नज़र में कोई चीज़ होती है, मेरी नज़र में कुछ होती है, हम सिर्फ ख़वातीन के हवाले से जब भी जब भी हया का ताल्लुक़ आता है हम उसको औरत के साथ जोड़ देते हैं, बेहयाई का ताल्लुक़ आता है उसे औरत के साथ जोड़ देते हैं। तो इसे डिफ़ाइन करें। मेरा ख्याल है शीरी मज़ारी का बयान बहुत करेजस है, बहुत बोल्ड है, डिसीजंस है, और मैं उसको बिल्कुल दुरुस्त सपोर्ट कर। ठीक है, हमारे पास वक्त इतना ही था। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।